ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसमें सभी खनिज और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। और उसके बाद भी मित्रों, कुछ लोगों के कुछ प्रश्न, कुछ समस्याएं हैं, जैसे दूध पचता नहीं है और दूध जिस जानवर का उसके बच्चे का अधिकार है, क्या हमें दूध पीना चाहिए, दूध कच्चा पीना चाहिए, दूध किस तापमान का और कब पिए। और साथ ही बहुत बड़ा प्रश्न है कि दूध में हेल्परिन जो बाजार में मिल रहे हैं, इनको मिला के पीना कितना सही है और हमें दूध में क्या मिला के पीना चाहिए ताकि हमें दूध के सभी गुण पूरी मात्रा में मिले और दूध हमारे लिए पोषक हो सके। तो मित्रों, ये सभी प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और साथ ही आज हम आपको बताने वाले दूध में क्या क्या तत्व होते हैं और ये किन किन रोगों पर बहुत अच्छा काम करता है। और आपको बता दूं, दूध बहुत ही उपयोगी है। यदि आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर में सभी पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं, दूध में होते कौन कौन से पोषक तत्व हैं। दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। और हमारे शरीर के लिए जो भी चाहिए है, कहा ना, मात्र विटामिन सी और विटामिन बी थोड़ा कम होता है। इसलिए हर किसी को धूप सेकने की सलाह दी जाती है कि दूध में जो नहीं है वो आपको धूप से मिल जाए। और जो बच्चा मात्र भी दूध ही पीता है, क्योंकि बच्चों को भी दूध नहीं पचता है, ऐसी स्थिति बन रही है, तो जो बच्चा मात्र दूध ही पीता है उसको धूप सिखाई जाती है और उसको उस समय विटामिन सी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए बच्चे को विटामिन सी नहीं दिया जाता, अलग से उसको खट्टी चीजें नहीं दी जाती है। तो ये हमें समझना होगा। और मित्रों, दूध में है 80% जल होता है और 20% इसमें ठोस हिस्सा होता है। इसलिए छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं उनको बार बार जल्दी जल्दी भूख लगती है और जो दुग्ध आधार ज्यादा लेते हैं उनको भी भूख लगती है। और हाँ, उसके अलावा जो चीजें अलग हम बना लेते हैं वो अलग चीजें हैं। अच्छा, अब मित्रों, हमने इसके आपको पोषक तत्व तो बता दिए। अब एक बात और बता दो मित्रों, कुछ लोग मांसाहार भी करते हैं पर कुछ लोग मांसाहार का विरोध करते हैं। अब मांसाहार का विरोध हम क्यों करते हैं? हमारी प्लेलिस्ट सामान्य रोग में स्वास्थ्य नियम में हमने वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। संपूर्ण विरोध नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है, पर कैसे स्थिति में लेना चाहिए वो भी हमने स्पष्ट किया, तो ये आपको समझना होगा। पर जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं, जो हम जिस देश में जिस काल में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, हमारे पूर्वज मांसाहार नहीं करते थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे मांसाहार नहीं करते थे। उनके साथ गौ पालन का वर्णन मिलता है, गौ वध का वर्णन कहीं नहीं मिलता। और मित्रों, यदि श्री राम जी की बात करूं तो उनके एक पूर्वज थे, उनकी मैंने कहानी काफी, आपने भी शायद सुनी हो, राजा दिलीप की कहानी। राजा दिलीप ने तो अपनी गौ माता को बचाने के लिए, नंदिनी को बचाने के लिए कह दिया कि भाई मुझे मार डालो, नंदिनी को छोड़ दो, नंदिनी को मत मारो। शेर के मुंह में आने को तैयार हो गए नंदिनी को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए। तो मित्रों, ये हमारे यहाँ की स्थिति है। और इतिहास यदि बता दूं मित्रों, तो जो मुगल शासक हमारे यहाँ आक्रमण करते थे ना, वो अपनी सेना के आगे गायों को खड़ा कर देते थे ताकि हिंदू है वो गाय का वध नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा गौ माता थी और आज हमारा उसका वध हो रहा है। बहुत ही विचित्र बात है, हमारे समझना होगा, पर हम इस पर अभी चर्चा नहीं करें। तो मित्रों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस जीव का दूध पीना चाहिए, किस किस जीव का दूध पिया जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया कौन कौन से तत्व दूध में होते हैं। अब दूध की प्रकृति क्या है, क्योंकि दूध की प्रकृति जब तक आप नहीं समझेंगे ना, आपके किस रोग पर काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो मित्रों, दूध की जो प्रकृति है वो मूलतः मीठा है, यानी कि दूध का जो स्वाद है, दूध का जो रस है वो मीठा मधुर कहा जाता है। और मधुर के साथ इसमें थोड़ा सा खारापन भी होता है। यदि आप ऊंट का दूध पिए तो उसमें थोड़ा खारापन होता है, बकरी के दूध में भी थोड़ा खारापन होता है, और डिपेंड करता है कि कौन सी ऋतु है, तो उस अनुसार थोड़ा खारापन और मीठापन अपने आप थोड़ा डिसबैलेंस होता रहता है, यानी कि थोड़ा आगे पीछे होता है, पर वो नुकसान नहीं करता है। उसके अलावा मित्रों, दूध स्निग्ध यानी कि चिकना होता है, कि दूध में जो घी का पदार्थ होता है ना, उसको चिकना बनाता है। उसके साथ ही दूध में इसकी जो प्रकृति वो शीतल होती है, यानी कि ठंडक देने वाला होता है, शीतल करने वाला होता है। और साथ ही ये दूध जो है दूध को बढ़ाने वाला, यानी कि जो महिला दूध वगैरह पिलाती है, दूध पिलाती है बच्चे को, उसका दूध बढ़ाने वाला होता है। और दूध जो है तृप्तिदायक होता है, यानी कि दूध पीने से लोगों को मन की संतुष्टि मिलती है। और जिनको दूध नहीं अच्छा लगता उनकी बात अलग है, पर जिनको अच्छा लगता है उनका तो मन तृप्त हो जाता है दूध पीने के बाद, तो मन की तृप्तिदायक होता है। और शरीर को बढ़ाने वाला, धातुओं को पुष्ट करने वाला, बुद्धिवर्धक बल बढ़ाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, और साथ ही ये थकान को मिटाने वाला और क्षुधा यानी कि भूख को बढ़ाने वाला होता है, और अवसाद, डिप्रेशन जैसे रोगों को भगाने वाला होता है। जी हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही हमारी जो पाचक अग्नि है उसको
तीव्र बनाता है, मजबूत करता है और हाँ मंद भी करता है। कैसी स्थिति में मंद करता है हम आपको भी बता देंगे। और उसके साथ ही ये त्रिदोष का शमन करने वाला पर कुछ हद तक कफ को बढ़ाने वाला भी होता है। यदि सही तरीके से ना लिया जाए तो ये कफ को बढ़ाता है, क्योंकि मधुर है और मधुर रस से कफ बढ़ता है, स्निग्ध से भी कफ बढ़ता है। तो इसलिए लेने का तरीका उसका सही हो जाए तो ये कफ को भी शमन करता है, क्योंकि ये पुरानी खांसी में भी काम करता है, श्वास के जो रोग होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। नाक में घी डालना बताते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके अलावा आपको बता दो मित्रों, जिनकी सूखी खांसी है, सूखी खांसी अक्सर एसिडिटी के कारण होती है, तो मित्रों जिनको हाइपर एसिडिटी है, जिनको अंदर बहुत सारा सालों से सूखी खांसी चल रही है ना मित्रों, वो मात्र मेरे कहने से जिनको कुछ पेट में टिक नहीं रहा है, क्योंकि खांसी कभी कभी ऐसी भी आती है और एसिडिटी बढ़ने से आती है कि जब पेट में कुछ टिकता ही नहीं है, कुछ भी खाओ पियो निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है और तुरंत ऐसा था भोक भोक और निकल जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, आवाज आती है, निकलता कुछ नहीं, क्योंकि पेट खाली तो कुछ निकलेगा नहीं, पर ओक ओक होती है। ऐसी स्थिति में जब सूखी खांसी या तो एसिडिटी बनती है ना मित्रों, दवाइयां खाने के बाद कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, या नॉर्मल भी पानी कम पीते तो बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप मात्र ठंडा दूध पी लीजिए ना मित्रों, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो खांसी के रोगों पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं। और उसके अलावा मित्रों जिनको चश्मा होता है, चश्मे के एक विशेष प्रयोग बताया गया, अभी मैंने इसको किया नहीं है, मैं करना शुरू कर रही थी पर अभी कर नहीं पाई रेगुलर इसको, कि इसमें सौंफ मिला के, इनकी दूध के में मिला के सौंफ उबाल ली जाए और उसके बाद इसको नाक से पिया जाए। मैं आपको वीडियो बाद में बना के दूंगी, पहले मैं अपना काम कर लूँ कि हाँ क्या होता है। तो वो मैंने नाक से दूध पीना शुरू किया, पर अभी थोड़ा समय हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको इस पर पूरा विस्तार से भी नहीं बताऊंगी। पर हाँ इन्होंने बताया है, जहाँ मैंने इनको सुना था, चरक संहिता में वर्णन मिलता है कि भाई नाक में यदि सौंफ का दूध नाक से पिया जाए तो ये चश्मा भी उतारता है, यानी कि दूध बहुत गुणकारी है। और ये हमने इसको गुण बताए हैं आपको। अब आपको बता दूं किस जीव का दूध आपको पीना चाहिए और किस रोग में आता है, वो तो हम आपको और विस्तार से भी बताएंगे, पर अभी मैंने आपको इतना बता दिया। अब दूध जो पिया जाता है वो जो नॉर्मली सबसे आगे गाय का आता है। गाय का दूध अमृत कहा जाता है मित्रों, इसलिए अमृत सबको पीना चाहिए। पर यदि आप रोगी स्थिति में हैं तो आपको गाय का दूध उस समय आगे तो बढ़ा देगा, जीवन को अमर करने की बात तो करता है, लेकिन रोग ठीक कितना करेगा, क्योंकि गाय के दूध में चिकनापन होता है, तो हर रोग को ठीक करेगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। हाँ, और बकरी का दूध है ना, वो औषधि कहा जाता है। बकरी का दूध कोई भी पचा सकता है, जिसको गाय का दूध नहीं पचता उसको बकरी का दूध भी पच जाता है। इसलिए जब रोग विशेष आ जाते हैं, बहुत बड़े रोग हो जाते हैं किसी को, तो उस समय उसके शरीर की शक्तियों को बढ़ाने के लिए बकरी के दूध की सलाह दी जाती है। बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाए तो बकरी का दूध पीने की सलाह दी जाती है। और बकरी के दूध में लोगों को अक्सर एक समस्या लगती है, लोग कहते हैं बकरी के दूध में स्मेल बहुत आती है। मित्रों स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि मेरा बचपन बकरी के साथ बीता है, मैंने बकरियां पाली भी हैं, मैंने कई वीडियोस में बताया, और मैंने बकरी का दूध भी पिया है। और हमारे यहाँ दूध पीने वालों को पता भी नहीं चलता था ये बकरी का दूध है, क्योंकि मित्रों यदि बकरी गंदगी में बैठेगी ना तो बकरी के दूध में बदबू आएगी, नहीं तो कोई स्मेल नहीं आती है। बकरी का दूध बहुत पोषक होता है, अच्छा होता है, और हर प्रकार की कमजोरी, किसी भी प्रकार की कमजोरी है, बकरी के दूध को पीने से आपकी कमजोरी दूर होती है। और जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, जो पहलवानी करते हैं, उनको भैंस का दूध पीना चाहिए, क्योंकि उनको पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत है। और भैंस का जो दूध है ना मित्रों जल्दी पचता नहीं है, तो जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है, जिनको ये तृषा रोग के साथ में आपको बता दूं तो भस्मक जैसे रोग हैं, जिनको कुछ भी खाओ जल्दी पच जाता है और भूख जल्दी लगाती है, उनको भैंस का दूध, भैंस का घी खाना चाहिए, ताकि उनको ये पचने में थोड़ी आसानी हो, सुविधा हो और आराम से पचे। उसके साथ में तो भेड़ का दूध भी, क्योंकि लोग ऊन वगैरह के लिए भेड़ पालते हैं, तो भेड़ का दूध भी पीने का विधान है। पर भेड़ चाल सही नहीं मानी जाती, इनकी भेड़ चाल में क्या कहा जाता है कि भेड़ चाल वो चलते हैं कि एक ने गलती की तो सारे गलतियां करते चले जाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति से आप बचना चाहते हैं तो भेड़ का दूध आप पी सकते हैं, पर भेड़ का दूध पीना उतना हितकर नहीं होता है। उसके बाद में तो रेगिस्तान वगैरह में ऊँटनी का दूध उपलब्ध होता है, तो ऊँटनी का दूध भी लोग पीने का विधान बताते हैं। अब ऊँटनी का दूध मित्रों श्वास रोगों के लिए बहुत अच्छा इलाज है, श्वास रोग जितने भी हो, क्योंकि ऊँट जो है ना रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान का वातावरण गर्म होता है, इसलिए ऊँट का दूध, और आपने देखा है ऊँट इकट्ठा जो पी लेता है पानी, उसके बाद उसको पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ऊँट का जो अपनी प्रकृति वो गर्म यानी कि पित्त वाली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऊँट का जो दूध है वो कफ रोगों का बहुत अच्छा इलाज होता है, तो आप ऊँट का दूध भी पी सकते हैं। अब उसके बाद मित्रों विधान है हथनी का दूध पीने का, घोड़ी का दूध पीने का, और सबसे अच्छा दूध होता है अपनी माँ का, यानी कि जो स्त्री है, माता है, उसका दूध सबसे अच्छा होता है। तो ये दूध हमें इस तरह से पीने चाहिए, ये दूध पीने का जो विधान बताया। अब हाँ, हथनी और घोड़ी के दूध का ज़्यादा हमें अभी कुछ विस्तार से पता नहीं चला है, तो जो दूध हमें पता चले थे हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से दूध कैसे हैं। और मित्रों एक बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे उत्तम होता है, सबसे सर्वोत्तम होता है, पर कभी
कभी बच्चा अपनी माँ का दूध भी पचा नहीं पाता है। ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है मित्रों? और कुछ बड़ों को भी दूध नहीं पचता, ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है, इस पर हम आगे चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार आपको हम कुछ बातें बताते हैं और आप अधूरा छोड़ देते हो तो आप समझ नहीं पाते हो। अब पहले आपको बता दूं कि दूध का सेवन किस फल के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता। मित्रों, अक्सर लोग दूध केला खाते हैं शक्ति बढ़ाने के लिए, पर आपको बता दूं दूध केला विपरीत आहार है। यदि आपको चर्म की रोगों की समस्या यानी कि आपको स्किन डिजीज है तो आपको बिल्कुल भी दूध केला नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ कोई फल नहीं खाना चाहिए और खट्टा फल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पर दूध के साथ दो फल अपवाद के रूप में हैं, एक खट्टा भी और एक मीठा भी है। मीठा आम आप दूध के साथ आमरस बना के पी सकते हैं। ये आपके शरीर को पोषण देता है, आपके शरीर को पोषकता देता है और ये आपके शरीर को बढ़ाता वृद्धि देता है, तो आप पी सकते हैं। वही मित्रों, आंवला जो है ना, आंवले का जो च्यवनप्राश बनता है वो आप दूध के साथ ले सकते हैं। कि आपने च्यवनप्राश खाया, उसके साथ आप दूध भी पी सकते हैं, साथ में भी पी सकते हैं और बाद में भी पी सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं, ये आपके शरीर के पोषण को बढ़ाएगा, ये आपको कमजोर नहीं बनाएगा। पर मित्रों, कुछ अपवाद होते हैं, हर जगह होते हैं, तो दूध के साथ भी अपवाद है और बाकी कोई फल भी अपवाद नहीं है। चीकू और दूध का मिल्कशेक बहुत चलता है मित्रों। ये स्किन डिजीज का, सोराइसिस का बहुत बड़ा कारण होता है। यदि आपको ऐसी समस्या है तो बिल्कुल आप इससे दूर रहें और नहीं चाहते जीवन में आए तो इससे दूर रहें। अब मित्रों, उसके अलावा दूध के साथ खट्टा नहीं खाना चाहिए। खट्टी कोई भी चीज़ दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए। दूध की कोई भी वैरायटी आपने बनाई, जैसे अक्सर पार्टीज वगैरह में होता है, दूध भी होता है, दूध की खीर भी होती है और रायता भी होता है, तो आप एक ही चीज़ खाइए, दोनों मत खाइए। ये दोनों आप खाएंगे तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। और यदि आपको दोनों ही खाने तो आधे घंटे का गैप दीजिए ताकि आप दोनों खा सके। कम से कम आधे घंटे का आपको गैप देना जरूरी हो जाता है। उसके बाद मित्रों, दूध में नमक मिलाने का विधान नहीं है। तो आप जो दूध के साथ ये नमकीन खाते हैं, फरसाण खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, खाखरा खाते हैं, ये सब कई बार विपरीत हो जाता है। और वैसे ही कुछ लोग दूध खिचड़ी खाते हैं। अब मित्रों, आपको आदत पड़ गई है तो आप आदत को अपना पालन करिए, आपको समस्या नहीं तब तक आप उसका पालन करिए। पर यदि समस्या आ जाए, क्योंकि इससे अक्सर पित्त बढ़ जाता है, क्योंकि दूध पित्तकारक होता है, सॉरी ये जो नमक है पित्तकारक होता है और जो दूध है वो ठंडा होता है और दूध पित्त शामक होता है। तो जब विपरीत प्रकृतियां मिलती है ना मित्रों, इसमें जो दोषी है वो चीज़ बढ़ जाती है, तो पित्त आपका बढ़ जाएगा। इसलिए पित्त के रोग आपको लग सकते हैं यदि आपको दूध के साथ आप नमक खाते हैं तो। अब मित्रों, दूध के साथ मैंने कहा खट्टा खाने का विधान नहीं है, पर यदि किसी को पायस हो जाती है तो हम उसको 3 से 5 दिन दूध और ये जो नींबू का रस है उसको पीना का विधान बताते हैं। यानी कि 1 गिलास में आप नींबू निचोड़िए, उसमें आप दूध को डालिए और फटने से पहले पी जाइए। ये आप 5 दिन प्रयोग कर रख सकते हैं, ज्यादा ना करें, उसके बाद ये नुकसान कर सकता है। तो 5 दिन का ही विधान होता है। तो मित्रों, कई बार क्या होता है ना, विपरीत चीजें पोषक भी होती हैं, तो उसमें कभी कभी कुछ चीजें दी जाती हैं। अब मित्रों, आपको बता दूं, गुड़ के साथ यदि दूध लिया जाए, गुड़ मिलाया जाए तो दूध फट जाता है। पर यदि आपको कफ के रोग है तो आप दूध के साथ गुड़ काट के खा सकते हैं और दूध पिए, कोई समस्या नहीं है। पर आप उसमें मिला के नहीं पी सकते। तो आपको इसकी सावधानियां रखनी होती है। कई बार आप सावधानियां नहीं रखते हो तो आपका दूध फट जाता है। फिर आप बोलते हो कि हमने तो मिलाया और दूध फट गया, आपने बोला था इसके साथ ले सकते हैं, हमने लिया और फट गया। मित्रों, निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे तो काम होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके साथ मित्रों, दूध कैसे निकाला गया है, क्योंकि दूध पचता नहीं है और दूध में यदि गड़बड़ हो रही है दूध पीने में, तो दूध कैसे निकाला गया वो एक बहुत बड़ी स्थिति होती है मित्रों। क्योंकि दूध नेचुरल तरीके से जैसे धो के निकाला जाता है ना, उसमें दूध सही तरीके से आता है। और मैं आपको बता दूं, जो जानवर है जिसका आप दूध निकाल रहे हैं, उसका बच्चा दूध जितना पिए उतना दूध छोड़ के यदि आप बाकी दूध निकालते, क्योंकि यदि जो जिसका जीव को आप दूध ले रहे हैं, यदि उसका बच्चा भूखा मरा तो उसकी आत्मा जो है ना परेशान होती है। सीधी सी बात है, यदि आपके बच्चे को आपका दूध ना मिले, क्योंकि पहले धाय रखी जाती थी, जो अमीर लोग है ना वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक स्त्री को धाय के रूप में रखते थे। तो जो धाय है उसका अपना बच्चा, यदि उसके बच्चे को दूध ना मिले और जो धाय जिसकी है उसको दूध पिलाए, तो सोचिए ना उस धाय पर क्या गुजरेगी कि मेरे बच्चे को नहीं मिल रहा है, दूसरे के बच्चे को मैं मेरा पिला रही हूँ, क्योंकि उसके वो पैसे ले रही है, उसकी कुछ सहायता ले रही है, तो देना पड़ जाता है मित्रों। तो ऐसी स्थिति में यदि वही जानवर के साथ स्थिति बन जाती है मित्रों, तो उसके बच्चे को दूध पूरा पड़े उतना दूध आपको दे दो और उसके बाद आप दूध निकालो। और वो हाथ से दूहना है दूध, वो दूहा होना चाहिए। मशीन का दूहा हुआ दूध आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा दूध जाता है तो जानवर का खून तक आ जाता है, ये स्थिति बन जाती है। तो ये जो दूध है वो जानवर को कष्ट देके आता है, तो ये दूध आपको नहीं पचेगा, आपको नुकसान करेगा और आप कभी इस दूध को पिएंगे तो आपके शरीर में रूख ही लाएगा। और मित्रों, आजकल जो दूध आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले चलन था, जो लोग दूध घर में जानवर रखते थे उसका दूध पिया जाता था, या तो दूध जो लाते थे ना सामने निकलवा के लाते थे
सामने निकाल के देते थे। और उसके बाद क्या चलन आया कि दूध ज़्यादा दे इसलिए इंजेक्शन लगा दो, या आजकल तो मशीनें चलती हैं मित्रों, ये दूध आपके लिए अच्छा नहीं है। इसे जितने भी पैकेट वाले दूध आते हैं उसमें मिलावट क्या हम नहीं जानते, उसमें कितने केमिकल मिले हम नहीं जानते हैं, और साथ ही सिंथेटिक दूध तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें बनती है। तो ऐसा दूध आपको पचने में भारी होगा। और दूसरी बात मित्रों, दूध पचता कब नहीं है, कब और नहीं पचेगा, यदि आप धातु रोगी हैं, विशेषकर धातु रोगी हैं, तो आपको दूध जल्दी नहीं पचेगा, क्योंकि आपने अपने शरीर की जो शक्तियां उनको क्षीण कर लिया। वही मित्रों दूध उनको भी नहीं पचेगा जो बहुत ज्यादा दवाइयां खाते। तो दवाइयां खाने के बाद आपके शरीर में जो केमिकल्स बैठ गए हैं उनकी प्रभाव आप नहीं निकलने दे रहे हैं, उनके प्रभाव आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे ना, निकल जाएगा। मैं दूसरी बार स्वास्थ्य नियम का वर्णन करूँ, क्योंकि स्वास्थ्य नियम का आपको पूरा पालन करना है। आप हमारे कोई भी निर्देश सुने उसके साथ आपको स्वास्थ्य नियम प्राणायाम व्यायाम तो करना ही होता है, ताकि आपके शरीर के जो भी रोग हैं वो ठीक हो सके। और ये सारे लिंक हम इसी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो आपको वहां मिल जाएंगे। तो स्वास्थ्य नियम आप देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, तो आप समझेंगे तो कर पाएंगे। तो मित्रों यदि आपको केमिकल्स के प्रभाव है शरीर में, तो भी कभी कभी किसी को दूध नहीं पचता है, तो आपको समझना होगा। और छोटे बच्चे जो होते हैं ना दूध में, उनको भी आप बहुत सारी दवाइयां खिला देते हो, और जब दवाइयां खिलाते हो उनको कफ अगर बैठा है, जाम है, कफ जाम है, आप ध्यान से सुनिएगा मित्रों, कफ यदि आपके शरीर से निकल जाए तो समस्या नहीं होती है, पर दूध अक्सर कफ वालों को मना कर दिया जाता है, क्योंकि आपको दूध लेने का तरीका नहीं बताया जाता है। और मित्रों जहाँ की पढ़ाई डॉक्टर पढ़ते हैं ना, वो भारत की पढ़ाई नहीं, एलोपैथी वाले डॉक्टर जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो विदेशों की पढ़ाई है। वहाँ देशी गाय का दूध नहीं है, वहाँ बहुत सारी दूध उपलब्ध नहीं है जैसे हमारे उपलब्ध है, तो उनके लिए दूध ना पीना उचित है। पर हमारे जो दूध उपलब्ध है हमें कैसे पीना चाहिए उतना समझना पड़ेगा, तो हमारे लिए दूध नुकसानदेह नहीं होता है और वो हमारे लिए पोषक होता है। तो मित्रों आप जो कफ बिठा देते हैं और ऐसी स्थिति में दूध पीना आपको उस कफ को तुरंत बढ़ा देता है, और आपको पता नहीं कैसे पीना, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और मित्रों एक जो दूध जो पचता नहीं, उसके अलावा दूध के पोषण तत्व आपको नहीं मिल रहे हैं, जो एक तो निकालने का तरीका बता दिया। और दूसरा कारण होता है मित्रों, जो आप कई बार क्या होता है ना, आजकल लोगों को बड़ा लालच आ गया है। लालच कैसा, दूध तो ले आएंगे तो दूध में से घी भी निकालेंगे, दूध भी पीना चाहेंगे, उसका फैट भी खत्म करना चाहे, मोटापे पे ही ना पड़े, सारी चीजें करना चाहते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में आप क्या गलती करते हैं, दूध आपने लाया, गर्म किया, उसको फ्रिज में रखा, उसको ठंडा किया, उसकी मलाई निकाली, उसके बाद आप दूध पीते हैं। अब आपने मलाई के रूप में सारे पोषक तत्व तो निकाल दिए भाई, तो दूध में बचा क्या कि आपको दूध गुण करेगा, आपको दूध फायदा करेगा? तो ऐसा दूध आपको कोई गुण नहीं करने वाला, आप भूल जाइए इस बात को। अब लोग मलाई नहीं खाते हैं। हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने दूध गर्म किया है, उसको आप फ्रिज में मत रखिए, बाहर उसको पहले दूध खत्म कर दीजिए, जितना पीना उसको पीजिए, गर्म हो गई ठंडा हो जाए, बार बार दूध गर्म नहीं करना होता, फ्रिज का तुरंत निकाल के नहीं पीना, तो वो पोषक तत्व नहीं होते उसमें, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यदि आपने दूध गर्म किया, उसको पीना है, उसको जितना ठंडा आपको पीना वैसे ही ठंडा करिए। एक बार गर्म किया दूध ठंडा करिए, क्योंकि बार बार गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो आप एक बार गर्म करिए, उसको आप ठंडा करके पी लीजिए जैसा आपको करना है। और उसमें जो मिलाना है, हल्दी मिलानी है, जो भी मिलाना उसमें उस समय मिला लीजिए। हल्दी वाला दूध कफ वालों को पीना होता है, और वहीं यदि किसी को पित्त बढ़ा है, वात बढ़ा है, वात वाले भी हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। अब हल्दी वाले दूध पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी, वो स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में आपको आगे मिल जाएगा, तो वो वीडियो मैं इसलिए अलग से बनाऊंगी क्योंकि हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है उसकी पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप हल्दी वाला दूध बनाने में गलती ना करें। तो जिनको कफ ज्यादा है उसको हल्दी वाला अच्छा खासा दूध बनाना, अच्छे से हल्दी डाल सकते हैं। पर जिनको वात के रोग है उनको दूध में हल्दी के साथ थोड़ा घी भी डालना है, पर पित्त के रोग वालों को हल्दी नहीं डालनी है, खाली हल्दी के साथ दूध के साथ आपको ये घी ही लेना है। तो ये हमने आपको ये प्रयोग इसलिए बताया ना, ताकि आप इसको ले सके सही तरीके से और ये आपको गुण कर सके। अब आपको दूध में घी मिला के पीना है, और मित्रों जो हल्दी वाला दूध भी बनता है ना, उसमें उतना घी वाला गुण होना चाहिए दूध में, ताकि वो आपको गुण कर सके। नहीं तो खाली हल्दी जो है ना, वो शरीर में रूखापन ले आती है, और कई बार जिनको कफ होता है उसके साथ चमड़ी सूखी सूखी भी हो जाती है, क्योंकि हल्दी वाला दूध तो पी लिया, अपनी सूखी चीजें तो कर ली, लेकिन आपको जो थोड़ा स्निग्धता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, इससे सूखा पाना जाता है। तो आपको कभी भी दूध पीने से पहले उसमें से मलाई निकालनी नहीं है, गर्म करके उसको दूध को बाहर ही रखिए, अपने पीने लायक तापमान पर आने दीजिए, उसको पीजिए। उसके बाद उसको जैसे करना यूज करिए, उसमें दही जमाना, क्योंकि हमने दही कैसे बनाए और उसके साथ घी कैसे बनाए उसका भी तरीका हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया कि आप कैसे इसका प्रयोग करो, देखेंगे तो पता चलेगा। मैं चौथी बार स्वास्थ्य नियम की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप कई बार बोलते हो, आप बार बार बोलते हो, क्यों बोलते हो, आपको उसका कारण समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको पालन करके आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि दूध आपको क्यों नहीं पचता और पोषण तत्व क्यों नहीं दे पाता। तो हमने दूध कैसे पीना हमने आपको सारा विस्तार से बता दिया। अब आपको बता दूं कि जो आप दूध पीते हैं वो किस किस रोग में काम करता है, क्योंकि बर्तन वगैरह हमने बता दिया, स्वास्थ्य नियम में सारी बातें बता रही, कौन सा बर्तन में आपको प्रयोग करना चाहिए सब हमने बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों,
पित्त रोग का बहुत अच्छा शमन करता है ये दूध। अब पित्त रोग कौन कौन से होते हैं? नाक से खून आना, उसके अलावा कभी कभी किसी को इतनी गर्मी हो जाती है कि शरीर का कोई भी अंग फट जाता है, वहाँ से नसें फट जाती हैं और खून आने लग जाता है। उसके बाद योनि से रक्तस्राव होता है, मलमार्ग से रक्तस्राव होता है, किसी के कान से भी थोड़ा बहुत खून आ जाता है, कहीं मुँह से उल्टी में आ जाता है। ऐसे कई जगह से जब खून आता है जो इसको रक्तपित्त की स्थिति कही जाती है। तो रक्तपित्त के जितने भी दोष हैं मित्रों, उसमें दूध आपको पीना लाभकारी है और दूध आपको घी मिला के ऐसी स्थिति में पीना जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अब उसके अलावा जो शरीर में गर्मी के कारण जलन होती है, चुभन होती है, तृषा रोग होता है, कि जो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तृषा रोग में आपको बता दो मित्रों, संभाग जल मिलाइए, दूध का संभाग जल मिलाइए। और ये जो आप संभाग मिलाएंगे, आप दूध कोई भी ले लीजिए, उपलब्ध हो रहा है, हाँ, पर ध्यान ये रखिएगा कि दूध हमने जो आगे सावधानियां बता दी उनका ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो अब आपको बता दूं कि जो आप तृषा रोग के लिए जो दूध लेंगे उसमें संभाग पानी मिला लीजिए और पानी उबाल के आप कम कर दीजिए। उसके बाद ये दूध आप घूंट घूंट करके पीजिए और इसमें शहद मिला के आप पीजिए। ये आपके तृषा रोग में बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगते हैं, मुंह सूखा सूखा रहता है, हमने इस पर वीडियो भी दिया है, दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कफ के रोगों पर भी दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद मित्रों, पेट में गर्मी बढ़ जाती है, एसिडिटी का तो हम पहले ही बता चुके हैं। और चर्म रोग जो हो जाते हैं, मतलब एसिडिटी जो बढ़ती है ना मित्रों, वो जो पेट में जो गर्मी बढ़ती है ना, उसमें क्या होता है, पेट में जब गर्मी बढ़ती है, आपका पेट साफ नहीं होता तो गर्मी बढ़ जाती है। और उसके अलावा पानी कम पीते तो भी गर्मी बढ़ जाती है। 5वीं बार स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो इसमें भी समाधान मिल जाएगा। अब आपको उसमें दूध पीना है, ये दूध घी वाला पीना है, तो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। और मित्रों, जब आप दूध पिएंगे तो इसमें सावधानी ये रखनी कि आपको तापमान कौन सा रखना है। कफ के रोग हैं तो गर्म रहेगा, और वात और पित्त के, वात में थोड़ा गुनगुना रहेगा और पित्त में ठंडा ही रहेगा। पर घी वाला दूध है तो गुनगुने से थोड़ा गर्म रहेगा। हाँ, घी वाला दूध आप ठंडा नहीं पी सकते, गुनगुने से गर्म ही पीना है, क्योंकि उसमें घी है ना, तो आपकी चिकनाई जो है गर्मी को समाप्त करेगी, समस्या नहीं आएगी। और हम आगे बताएंगे तो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे लेना। उसके साथ मित्रों, जो मूत्र के रोग हो जाते हैं कि मूत्र में जलन होना, पेशाब में दहा, जलन, पेशाब कम हो रही है, ऐसे सभी रोगों में दूध आपका बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद जो बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको अक्सर मल जो है ना बहुत ज़्यादा बंध जाता है, लेकिन मल के गट्ठे जैसे हो जाते हैं, मल निकलता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको घी वाला दूध बच्चों को तो नहीं दे सकते, पर बच्चों को नॉर्मल दूध दिया जाए ना, भैंस का दूध या गाय का दूध, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मल को हल्का कर देता है, नरम कर देता है, और मल को पास करने में कि आपके कब्ज को ठीक कर सकता है। और मित्रों, घी वाला दूध सालों पुराने कब्ज का शमन कर सकता है। हमने किया है, हमने करवाया है, तो हम आपको इसलिए बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, कि जिनको जोड़ों में दर्द है उनको हल्दी और कहा ना, हल्दी और साथ में घी वाला दूध पीना है। जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है, किसी भी अंग में जोड़ों में दर्द है, और वीकनेस तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और साथ ही जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है, मतलब शरीर का कोई भी कैसा भी रोग है, वीकनेस है, उपवास के बाद कभी कभी वीकनेस आ जाती है, तो मित्रों उस पर भी दूध बहुत अच्छा काम करता है। और यदि आप दूध लेते हैं, और दूध बहुत आराम से पीजिए, बहुत जल्दबाजी मत करिए। हाँ, वैसे दूध में ज़्यादा लार मिले, क्योंकि लार जो है हमारी क्षारीय होती है, पेट में अम्ल होता है, तो थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए दूध थोड़ा आराम से पीजिए, पर बहुत एकदम धीरे धीरे भी नहीं पीना है, आराम से पीजिए, पर धीरे धीरे बहुत नहीं पीना है। जैसा मैं पानी पीना बताया, उस गति से आपको दूध नहीं पीना होता, थोड़ा आप गति बढ़ा लेंगे तो चलेगा, तो दूध आप वैसे पीजिए। उसके बाद मित्रों, आंखों की जो तकलीफ होती है ना, आंखों में जलन होती है, चुभन होती है, लाल हो जाती हैं, और आंखें ऐसे एकदम हो जाती है, आप आंखें मसलने लग जाते हो। ऐसी स्थिति में क्या करिए, आंखों पर एक रुई का फाहा ले लीजिए, रुई ले लीजिए, उसमें क्या करना है, आपको उसको दूध में डुबा के आप आंखों पर रख लीजिए, आपकी आंखें शीतल हो जाएंगी। और आंखों के ऊपर जो आपको ये जो काले काले डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, उसमें भी आपको ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आंखों को शीतलता देगा, आंखों के पित्त को शमन करेगा। और जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, चर्म रोग से हो जाती है, गर्मी से हो जाती है, वात रोगों से भी हो जाती है त्वचा सूखी। और कभी कभी आप जो कफ रोगों की जो दवा खाते हो ना, हमने शुरुआत में बताया था, अभी कफ का जब इलाज बता रही थी, कि कफ रोगों में भी कभी कभी आप जो दवाइयाँ खाते हो ना, उससे आपके बॉडी में जो सूखापन आ जाता है ना, उसमें भी आप दूध का स्नान करो, दूध में बैठना बताया जाता है, दूध के अवगाहन कहा जाता है उसको हमारी भाषा में। तो यदि आप दूध में बैठ जाते हो ना, ये आपके संपूर्ण शरीर के संपूर्ण जो सूखापन है उसको नष्ट करने में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये भी किया जाता है। और हमारे राजे महाराजे पहले जो रानियाँ थी वो दूध में स्नान करती थी, और तब उतना दूध होता था, और इस हिसाब से किया भी जाता था, और उपलब्धि भी। और आज भी क्या है ना, जब आप चिकित्सा करते हैं तो उपलब्ध की जाती है हर चीज़, क्योंकि चिकित्सा में वो चीज़ जरूरी हो जाती है।
तो अब मित्रों सबसे बड़ा प्रश्न हम लेते हैं कि दूध में क्या मिला के पीना चाहिए। मित्रों दूध में यदि आपको मिलाना है, आप मिलाइए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। अभी आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार कितना मिलाना है ये हम नहीं बता सकते कि नॉर्मली अश्वगंधा, शतावर ये आधा चम्मच मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मूसली जो थोड़ी गर्म होती है, अब यदि अश्वगंधा, शतावर भी आप नहीं पचा पा रहे तो इसकी मात्रा भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो धातु रोगी हैं उनको नहीं पचता है। मित्रों जो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जो आप दवाइयाँ खा के कमज़ोर हो गए, उनको नहीं पचता है, तो कोई बात नहीं, आप कम ले लीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो चल जाएगा। पर स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम व्यायाम करेंगे तो ये पच जाएगा। आपको हफ्ते भर में आपको पचने लगेगा। यदि आप कोई भी रोग है, दूध नहीं पच रहा है, हफ्ते भर में आपको पचने लग जाएगा। किसी भी रोग पे नहीं पचता है तो आप उसको करेंगे तो हो जाएगा। अब आपको क्या करना है मित्रों, दूध में आपको मिलाना अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत मिला सकते हैं। शिलाजीत आप पतंजलि का ले आइए। उसमें आपको क्या करेंगे कि आपको शिलाजीत जो मिलानी है उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि उसको बहुत, एक जो माचिस की तीली होती है ना, उसमें आगे कितना काला सा भाग होता है, उसको ही आपको उसमें उतना ही आपको शिलाजीत घोलनी होती है, उससे ज़्यादा नहीं घोलनी होती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आपके शरीर की शक्तियों को बढ़ाएगा। अब मित्रों आपको बता दूं कि आपको जो हेल्थ ड्रिंक मिलाने चाहिए कि नहीं, जो बाजार में बिक रहे हैं। मित्रों एक बात आपको बता दूं, आप इसमें और ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं। हर तरीके के ड्राई फ्रूट आप पीस के उसको 4 घंटे भिगा के, क्योंकि पीसा तो 4 घंटे भिगाना पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन यदि खड़ा है यानी कि आखा है तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटे भिगाइए। उसके बाद उसको पीस के दूध में मिला के आप पी सकते हैं। आप खीर बना सकते हैं, किसी भी चीज़ की आप खीर बनाइए। हमने खीर के प्रयोग भी बताए, धातु रोगों पर बहुत अच्छा काम करती है, वीकनेस भी दूर करती है खीर। और आप खोए की मिठाई बना के ले सकते हैं। हाँ, दूध में क्या मिलाना वो भी रह गया, वो भी क्लियर कर देती हूँ। मित्रों जो बाजार में आपको हेल्थ ड्रिंक मिलते हैं ना, इसमें एक समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि ये आपको जो पोषक तत्व तो देते हैं, पर इसमें एक समस्या क्या होती है कि इसमें जो एक्सपायरी डेट होती है ना, कम से कम 9 महीने से 1.25 साल तक की होती है। मैंने 9 महीने की भी देखी, 1.25 साल की भी देखी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो आपकी 9 महीने 1.25 साल की एक्सपायरी डेट बताई गई है, अब इसमें बताते क्या है, बाली है, गेहूं की बाली है, जौ है, मतलब मूंगफली की चीज़ें हैं, खली, मतलब ऐसी चीज़ें सब हैं इसमें। तो जब ये चीज़ें हैं मित्रों, यदि आप इनको पीस के रख दीजिए, हमारे स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में मैं इस पर भी वीडियो दिया और वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी है कि कभी मत करना, उस प्लेलिस्ट की वीडियो देखिएगा कि आप जो आटा यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ पीस लेते हैं मित्रों, उसकी नेचुरल फॉर्म में नहीं रहती है, उसके बाद वो जल्दी खत्म होने की स्थिति में आ जाती है। नहीं कि वो खत्म हो रही है, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आ जाती है। 10-15 दिन में आपको चीज़ें खत्म कर देनी चाहिए। उससे ज़्यादा यदि आप रखते तो खराब होगी, उसके पोषक तत्व तो नष्ट हो गए। और यदि उसमें पोषक तत्व तो बचा के रखने की कोशिश की गई है, इसका मतलब है कि उस हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है। और प्रिजर्वेटिव वाली कोई भी चीज़ मित्रों केमिकल है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो मित्रों इससे दूध के गुण बढ़ेंगे नहीं, उल्टा कम हो जाएंगे। तो आपको मिलाना है, आप क्या मिलाइए, अश्वगंधा, शतावर, मूसली, ये प्राकृतिक चीज़ें, इसमें केमिकल नहीं है। आप बोलेंगे अभी हमें बाजार से ही लाना पड़ेगा, तो मित्रों आप ऐसी जगह से लीजिए। आप तो अखा ला के भी आप घर में पीस सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि बीज है, बीज जीवित भोजन होता है और पिसने के बाद वो मृत हो जाता है। पर इसमें उस प्रमाण में केमिकल नहीं होते, उस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप ये बाजार से भी चूर्ण लाएंगे तो उतना नुकसानदेह नहीं होता है। हाँ, पर उसकी गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है। घर में ला के पीसेंगे ना, उसकी गुणवत्ता भरपूर होती है। तो आप ये चीज़ें घर में उगा भी सकते हैं। आप यदि आपकी छत वगैरह है तो आप उगा लीजिए, या आप बाजार से ले आइए, खड़ा ले आइए, घर में पीस लीजिए, वो भी काम करेगा। अब उसके साथ ही मित्रों हमने आपको सारी बातें बताई हैं। शिलाजीत तो तैयार आपको मिल जाएगा, वैसे ही आपको घोल के पीना है। और उसके अलावा इसमें मिलाना है, ठंडा दूध है तो आप शहद मिला के पी सकते हैं। कफ की बहुत ज़्यादा समस्या तो हल्दी के साथ थोड़ा गुनगुने से गर्म दूध होगा तो उसमें आप 2 से 3 दिन मात्र, ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत ज़्यादा कफ है तो 2 से 3 दिन आप गर्म दूध में शहद मिला के लीजिए, ये आपके कफ का शमन करेगा। पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना है। यदि आपको वीकनेस जैसा लग रहा है उसके आगे बिल्कुल मत लीजिए। आपको विपरीत प्रभाव लग रहा है बिल्कुल मत लीजिए, आपको नुकसान कर जाएगा। गर्म चीज़ में शहद नहीं लेना होता, पर इसलिए हमने आपको 3 दिन की लिमिट बताई है, उससे ज़्यादा ना लें, ये आपके लिए विष तुल्य हो सकता है। तो यदि आपको लगता है कि लेने जैसा है, कफ बहुत ज़्यादा है, निकालना है, तो आप हल्दी वाले दूध के साथ शहद में मिला लीजिए, गुनगुने से थोड़ा गर्म रखिएगा, मिला लीजिए, उसको पीजिए, ये आपके कफ को शमन करेगा। पर ध्यान रखिए 3 दिन से ज्यादा ना लें, 5 दिन ना करें, 4 दिन ना करें, अन्यथा ये नुकसान दे सकता है आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, गर्म चीज में दूध शहद लेने से यदि आंतें खराब हो जाए ना मित्रों,
कोलाइटिस बन जाता है, उस कोलाइटिस को कोई दवा ठीक नहीं कर पाती है। बहुत सालों इलाज कराओ तो भी कभी वो ठीक नहीं हो पाता, उसमें फिर मृत्यु पर्याय बन जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सावधानी बरतें, और नहीं तो ना ले कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन बाद ठीक हो जाएगा, रोग आपका ठीक हो जाएगा, समस्या नहीं है। तो मित्रों ये हमने आपको सारी सावधानियां बताई हैं। अब हल्दी वाला दूध कैसे बताएं हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, घी वाला दूध कैसे बनाना हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको उसका भी पालन करके समाधान मिल सके। ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट जड़ी बूटी का हिस्सा बनेगा, क्योंकि हमने इसमें आपको दूध एक जड़ी बूटी के रूप में इसमें लिया है कि ये आपकी औषधि है, तो उस रूप में हमने लिया, तो हमें इसलिए इसमें ऐसी सारी बातें बताई हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अब आपके प्रश्न क्या है उसको कमेंट में के रूप में डालिएगा, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस दिए आपके अलग अलग रोगों पर दिए, देखिए, पालन करिए, अपने रोगों का समाधान करिए। जिन रोगों की दवाएं आप सालों से खा रहे हैं, हजारों के रिपोर्ट निकाले, लाखों के ऑपरेशन करवाए, समाधान नहीं मिला, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, मित्रों वीडियो देखिए, पालन करिए। दवाइयाँ भी छूटेंगी, विदिन 2 to 4 days आपकी दवाइयाँ छूटेंगी। हफ्ते भर में बहुत सारी दवाइयाँ छूट जाती है, कम हो जाती हैं, और साथ ही आप ध्यान से करते हैं, पूरा करते हैं, तो दवाइयाँ भी छूटती हैं और आप अपनी उत्साह से जिंदगी भी जी सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया, हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मित्रों आप हमें कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को जानना होता है मुझे रोग क्या हुआ है, क्यों हुआ, क्योंकि हम वीडियो तो बना देते हैं समाधान के लिए, पर आपको रोग क्यों हुआ, क्या हुआ, वो जानने के लिए आपको हमसे कंसल्टेंसी करनी पड़ जाती है। यदि आप जानना चाहते हो तो, वरना समाधान करें, सीधा समाधान करिए। जानने की जिज्ञासा नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो कंसल्टेंसी की फीस होती है। हाँ, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।